बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जानने से पहले हम लोग देख लें कि अब्राहम और टोलियस महोदय जो थे वो सर्वप्रथम उन्होंने 1596 ईस्वी में एक मानचित्र बनाया और मानचित्र में यह दर्शाया कि हमारी पूरी धरती एक साथ थी। सोच के चलो, 1596 की बात है। उसके बाद 1756 में क्रिस्टोफ लिलियनथल जी और फिर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जी और इसी तरह से ये एंटोनियो स्नाइडर जी और पैलिग्रेनी, एफ.बी. टेलर जी, इन्होंने इसमें सन मैंने लिख रखा है। तो ये क्या किए कि उस पर शोध करते रहे, कोई मानचित्र बना करके, मानचित्रवेत्ता जो थे वो मानचित्र के माध्यम से और जो लोग भूगोलविद थे वो अपने अध्ययन के माध्यम से। तो वेगनर महोदय जो थे वो प्रसिद्ध जलवायुविद थे, यानी जलवायुवेत्ता थे जर्मन के। अब ये जो जलवायुवेत्ता थे इनका काम था जलवायु के प्रति शोध करना। उन्होंने इस क्रम में यह पाया कि मैं जहाँ पर देखता हूँ कि ये शीत क्षेत्र है, वहाँ पर उष्ण कटिबंध जैसी जो लक्षण होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं और फिर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में शीत कटिबंधीय वाले गुण दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब उनका जो माथा है वो दो टॉपिक पर गया। उन्होंने सोचा कि या तो यह हो सकता है कि पृथ्वी स्थिर रही होगी और जलवायु के जो कटिबंध हैं वो परिणत होते होंगे, परिवर्तित होते होंगे। तो वैसी स्थिति में उनका पहला वाला जो ध्यान था कि क्या होगा, पृथ्वी स्थिर है और हो सकता है कि जो जलवायु कटिबंध यानी शुष्कता, आर्द्रता, शीत का पड़ना, गर्मी का आना, ये सारा कुछ बदल रहा होगा। तभी हो सकता है कि एक ही ज़मीन पर दो तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दूसरा उन्होंने सोचा या फिर यह हो रहा होगा कि जितने भी कटिबंध हैं वो अपनी जगह पर सही से हैं और जो पृथ्वी है वो उसमें क्या कर रही है, प्लावित हो रही है, यानी इधर से उधर प्रवाहित हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है, जलवायु कटिबंध चेंज नहीं हुआ है, ये निश्चित है कि हमारा जो दूसरा वाला सोचावट है वही सही है। यानी कहने का अर्थ कि अब उस पर उन्होंने शोध करना शुरू किया। जब उन्होंने शोध करना शुरू किया तो उनकी परिकल्पना रही कि अब यह जो धरती है जिसको अभी हम लोग मैप में देख रहे हैं वो सालों साल, करोड़ों साल पहले स्थिति यह रही कि वो कभी एक में थी। जैसा कि यहाँ पर हम लोग फिगर देख पा रहे हैं कि यह पूरे देश, महादेश जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी पूरी पृथ्वी एक समान दिखाई दे रही है। अब एक जगह जब जुड़े हुए स्थिति में है तो इसको नाम मिला है पैंजिया। क्या नाम मिला है? पैंजिया। और इसके चारों तरफ उनकी परिकल्पना में रहा कि चारों तरफ जल भाग है और जल भाग जो है वो कहा जाता है पैंथालासा। क्या कहा जाता है? पैंथालासा। यहाँ पर बहुत ध्यान दे करके सुनने की बात है और नोट भी आप करते जाएंगे कि जब धरती पूरी जुड़ी हुई है उसको नाम दिया गया पैंजिया और उसको जो जल भाग घिरे हुए है वो है पैंथालासा। यहाँ पर ये कार्बोनिफेरस युग का अंतिम स्थिति चल रहा था, तब की स्थिति में पैंजिया एक साथ जुड़ा हुआ मिला। अब दूसरी जो स्थिति आई वो आई ट्रायसिक पीरियड की। उस समय यह पूरी स्थिति में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पर विशेष तरह से भीतर तक, यहाँ तक जल भाग जो है वो अंदर घुसा है। यहाँ पर टेथिस सागर का निर्माण होना शुरू हो गया है, टेथिस का, यानी एक अभी क्रेक आया है। क्रेक आने के बाद यहाँ पर टेथिस का निर्माण होना शुरू हो गया है। जो ये हमारी धरती है वो करीब करीब दो भागों में विभाजित सी नज़र आ रही है। तो ऊपर का जो भाग है, ये ऊपर का भाग, इसको कहा गया लारेशिया। इसको कहा गया लारेशिया। लारेशिया। और यह जो रहा नीचे का ये कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ये दो भागों में विभक्त हुआ।
यह जो स्थिति आई, लारेशिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, लारेशिया या अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। अब यहाँ पर एक जो क्रैक आया, वो क्रैक टेथिस सागर का निर्माण कर रहा है। यह अब धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि ये सारे जो भाग हैं वो अब आपस में भी विखंडित होने लगे। यानी कहने का अर्थ यह कि लारेशिया भी अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये दो भागों में टूटा हुआ सा नज़र आ रहा है। यानी ये आ गया भाग यूरेशिया का, यूरेशिया यानी जो यूरोप और एशिया है वह, और ये हो गया ग्रीनलैंड के साथ ये पूरा अमेरिका। अभी पूर्णतः बना नहीं है, ये हो गया उत्तरी अमेरिका जिसको हम लोग देख रहे हैं। अभी ये दो भाग में और अपने में आपस में टूटना शुरू हुआ। नीचे का जो भाग रहा गोंडवाना लैंड वो यहाँ पर दिख रहा है, यह है अफ्रीका का, ये अफ्रीका, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये हो गया अपना भारत जो अफ्रीका के पास ही है अभी। यहाँ पर है मेडागास्कर, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का भाग, और ये अंटार्कटिका। इस तरह से कहीं संयुक्त कहीं पर विलग। इस स्थिति में ये तीसरा रूप आया जो हम लोगों का जुरैसिक पीरियड में रहा। ये किस पीरियड में रहा? जुरैसिक। अब स्थिति क्या हो रही है कि धीरे धीरे पानी जो है वो अब इन क्षेत्रों में इन करेगा, यानी जितने भी अब महासागर बने हुए हैं उनकी स्थिति यहाँ अब उभर कर के सामने आएगी, और धीरे धीरे हमारा पूरा महादेश भी दिखाई देने लगा। ये इनकी सोच रही वेगनर महोदय की। अब आगे क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, अब थोड़ा सा बिखराव ज़्यादा, यानी ऑस्ट्रेलिया वाला भाग भी अब टूट गया दिख रहा है। यहाँ पर अंटार्कटिका भी अलग दिख रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं साउथ अमेरिका भी अलग हुआ, और यहाँ पर अफ्रीका, और ये रह गया मेडागास्कर, और ये रहा अपना भारत। अब भारत की स्थिति पर ध्यान देंगे, ये पहले कहाँ था? ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जब है पूरी धरती में तो यहाँ पर है। अब यहाँ पर जाने की वजह से यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये इसमें है, और वहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया। तो यह जो पीरियड रहा क्रिटेशियस युग का, उस समय हम लोग देख रहे हैं कि ये भारत वो जा रहा है अब विषुवत रेखा पर। अब आगे हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, ये ग्रीनलैंड थोड़ा सा छोटा सा नज़र आ रहा है, और यह अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसका निर्माण ऐसा, और ये जा कर के ये यूरेशिया। अभी तक यहाँ पर भारत नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के बगैर, यानी जो एशिया है वो। यहाँ जो स्थिति है वो अब आज की स्थिति है, यानी वर्तमान हमारी पृथ्वी जिस आकार में अब बन गई है वह। यहाँ पर अपना भारत आकर के क्या हो गया, ये एशिया वाले भाग में आकर के यहाँ पर वो टेथिस का, जो सागर का टेथिस का अंश था, इसमें बहुत सालों के बाद जो निक्षेप जमा हुए थे उनमें ये दबाव हुआ, यानी ऊपर से यूरेशिया वाला भाग और नीचे से ये भारत का जो गोंडवाना लैंड का भाग अब ऊपर की ओर बह रहा था, वो जाकर के उसमें क्या होता है कि दबाव बनाता है और टक्कर होता है। वैसी स्थिति में यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर यह जो स्थिति आती है वो हिमालय पर्वत का अब निर्माण हो चुका है। तो ये अपना भारत और आज की स्थिति में ये पूरा विश्व नज़र आ रहा है। ये सोचावट वेगनर महोदय की है। इसी तरह से ये सारा निर्माण हुआ है। यही वजह है कि इसके प्रति उन्होंने क्या कहा कि यहाँ से लेकर के ये पूरा जो हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी के निर्माण से जो कार्य शुरू हुआ है उसका जो अंतिम रूप आया आज की धरती, तो उस तक जाने में जो बल काम किया उनके अनुसार वो बल था, पहला था पोलर यानी ध्रुवीय फ्लीइंग बल, और दूसरा रहा
ज्वारीय बल, इसको भी हम लोग समझ लें। ज्वारीय बल, पहले वाले को पहले समझें। पोलर ध्रुवीय फ्लीइंग बल, फ्लीइंग बल क्या है? फ्लीइंग मीन प्लावन करने वाला। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ कि यह जो धरती है वो क्या कर रही है? ध्रुवों की ओर इसमें जो है खिंचाव हो रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी धरती प्लावित हो रही है, बह रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इनका ये पहला वाला है कि जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, उस वजह से क्या होता है कि जो बीच वाला हिस्सा है वो उभरा हुआ होने की वजह से यह जो पूरी स्थिति आई है वो इसमें काम करता है। किस वाले में? पोलर और ध्रुवीय फ्लीइंग बल को उन्होंने कहा। दूसरा जो बताना चाहे ज्वारीय बल का, उनके अनुसार क्या है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो प्रवाहित हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि ये पश्चिम की ओर जो प्रवाहित हो गया है, इसमें ज्वारीय बल काम किया, जिसमें सूर्य और चंद्रमा का विशेष रोल रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या रहा कि ये दोनों ही जो बल के रूप में इन्होंने बताया, ये इसको बहुत वैज्ञानिकों ने स्वीकारा नहीं। तब उन्होंने क्या किया कि इस पर प्रमाण देना शुरू किया। अब अपने पूरे यह जो प्रक्रम रहा धरती का, उसके लिए प्रमाण दिए हैं कि कौन कौन से प्रमाण दिए हैं। अब हम लोग आगे इसको समझ लें। अब प्रमाण को समझने से पहले एक बार आप लोगों से चाहूँगी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद नोट्स भी बनाते रहेंगे। ऐसा हुआ बच्चों कि जब बल के बारे में उन्होंने जो दो बल दिए, ध्रुवीय फ्लीइंग बल और ज्वारीय बल, तो बहुत सारे वैज्ञानिक इसका विरोध करने लगे कि ऐसा होगा ही नहीं, ज्वारीय बल कैसे काम करेगा कि पूरा का पूरा पर्वत ही उधर चला जाए। तो उस क्रम में उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ प्रमाण दिए। उन प्रमाणों पर अब हम लोग विचार कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रमाण उन्होंने दिया। तो पहला उन्होंने कहा कि महाद्वीपों में साम्य है, यानी उनको अगर एक साथ जोड़ा जाए तो हम देखते हैं कि ये आराम से जुड़ जाएंगे। जैसे में ये अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये वाला हिस्सा, इस वाली एरिया में इस दक्षिण अमेरिका वाले भाग को अगर जुड़ाएंगे, यहाँ पर सेट करेंगे, तो ये पूर्णतः फिक्स हो जाता है। उसी तरह से उत्तरी अमेरिका को भी यूरोप के साथ उन्होंने कहा कि वो क्या हो जाते हैं, दोनों ही महाद्वीपों को, अगर अटलांटिक महासागर के जो दोनों तट हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इन दोनों को अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, सही साबित होते हैं, यानी पूर्णतः वो जुड़ जाते हैं। तो इसी को उन्होंने कहा कि जिग्सा फिट, जो नाम दिया है जोड़ने का, तो उसको कहा है जिग्सा फिट। जिग्सा फिट जो है ये बहुत ही प्रचलित चीज़ है, किनका? वेगनर महोदय का, कि उन्होंने क्या कहा जिग्सा फिट के माध्यम से कि महाद्वीपों में क्या करा जा सकता है, उनको जोड़ा जा सकता है। अब ये अटलांटिक महासागर का पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इस पर उन्होंने अपना विचार दिया। दूसरा जो रहा कि उन्होंने कहा कि पर्वत क्रमों में समानता। अगर हम लोग देखें कि उस समय जो जैसे बताए थे कि ज्वारीय बल के कारण क्या हो रहा है, ये पीछे की ओर ढकेलाया। जब ढकेलाया तो उनका कहने का अर्थ यह है कि इधर में रॉकी पर्वत और यहाँ पर है एंडीज पर्वत, ये जो पर्वत रहे वो एक अवरोधक की तरह वहाँ पर अपने आप को रिजिड करके और खड़े हो गए और उससे आगे को उन्होंने बढ़ने को नहीं दिया, जिसकी वजह से ये क्या रहा कि यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो गया। तो यह जो पता चलता है और भी जो कैलिडोनियन और हसीनियन पर्वत क्रमों में भी देखा गया, तो रेडियोमेट्रिक प्रणाली से तो पाया गया कि ये दोनों ही जो हैं वो जहाँ भी हैं वहाँ पर वो बताते हैं कि हाँ हम इसी क्रम के हैं। तीसरा बताया उन्होंने टिलाइट का पाया जाना। टिलाइट कहा जाता है उसको जब कभी हिमानी निक्षेप यानी हिमनद के द्वारा यानी ग्लेशियर जहाँ जमा हो जाता है उसके बाद जो निक्षेप जमा होता है उस स्थिति को कहा जाता है टिलाइट। तो टिलाइट ये कहाँ पाया जाता है, तो जितना भी गोंडवाना लैंड का भाग जो कि अब गर्म क्षेत्र में है, जैसे अफ्रीका में, ये दक्षिण अमेरिका में, अंटार्कटिका तो अभी भी ठंडे ही क्षेत्र में है, ये भारत वाले एरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पर है फॉकलैंड वहाँ। तो यह जो स्थिति मिली कि इन क्षेत्रों में क्या पाया जा रहा है,
टिलाइट पाया जा रहा है। तो टिलाइट जो पाया गया वो निश्चित ये बताता है कि कभी न कभी यहाँ पर है डरबन, ये जो रहा सारा जुड़ा हुआ जिसको हम लोग पीछे देखे वो इस स्थिति में था, तभी पूरे ही क्षेत्रों में ये टिलाइट पाया जा रहा है। यानी कि कार्बोनिफेरस युग में जो हिम पूरा का पूरा हिम क्षेत्र बन गया था, गोंडवाना भाग का इन क्षेत्रों में इस तरह की आकृति का पाया जाना यह बताता है कि यह निश्चित कभी न कभी यह जुड़ी स्थिति में रहे होंगे। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड का पश्चिम की ओर खिसकना। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं तो यह पाते हैं कि इस एरिया से ये क्या हो रहा है कि हमेशा ये 32 सेंटीमीटर हर साल 32 सेंटीमीटर हर साल क्या हो रहा है कि पश्चिम की ओर खिसक जा रहा है। लेकिन बच्चों ध्यान दोगे 1930 के बाद से इसमें अभी तक यह नहीं पाया गया कि ये पश्चिम की ओर जा रहा है। लेकिन 1930 के पहले, और उन्होंने कब दिया है 1912 में, तो 1930 के पहले ग्रीनलैंड जो था वो कहाँ जा रहा था, पश्चिम की ओर हर साल 32 सेंटीमीटर खिसक जा रहा था। वो भी एक प्रमाण दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लेसर निक्षेप। अब प्लेसर निक्षेप क्या होता है? प्लेसर निक्षेप वैसा निक्षेप कहलाता है जब कभी किसी भी चट्टान से या पहाड़ से, पहाड़ी भाग से कोई नदी निकले और वो नदी जो है वो किसी सोना चांदी आदि के जलोढ़ को लेकर के आगे बढ़े तो उसको कहा जाता है प्लेसर निक्षेप। अब वहाँ पर क्या है कि ये प्लेसर निक्षेप जो है ये ब्राज़ील में हम लोग जानते हैं कि ब्राज़ील वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, सोना। और यहाँ पर है घाना, घाना वाले हिस्से में सोना की जानकारी है कि सोना पाया जाता है। यह जो एरिया है घाना क्षेत्र, यहाँ पर कोई भी उसका उद्गम क्षेत्र नहीं है, यानी कि उसका जो बहाव क्षेत्र है वही एरिया है। कहने का अर्थ यह कि उनका यह रहा यहाँ पर तात्पर्य कि ये जब एरिया जुड़ा हुआ था तो इस पहाड़ी से, यहाँ के पहाड़ों से क्या हुआ कि इधर की ओर नदी चली, और नदी जब चली तो अपने साथ वो सोना का जलोढ़ लेकर के चली, जिसकी शिराएं आज भी उस क्षेत्र में पाई जाती हैं, और उसका जो उद्गम क्षेत्र है वो ब्राज़ील में पाया जाता है। तो निश्चित है कि ब्राज़ील और घाना कभी एक साथ रहे होंगे, तभी इसका क्या है, जो मुख्य क्षेत्र है वो ब्राज़ील में है, और उसका जो बहाव क्षेत्र है जहाँ से उसकी शिराएं पाई जा रही हैं सोने की, वो घाना में है। तो यह भी इन्होंने एक कहा कि प्लेसर निक्षेप से भी क्या होता है, यह सिद्ध होता है कि ये सारे क्षेत्र जो थे वो कभी एक साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद है जीवाश्मों एवं वनस्पति अवशेषों में एक रूपता, यानी जितने भी जीव हैं उनके अश्म के द्वारा भी यह जाना गया है कि इन क्षेत्रों में जो दूर दूर कई हजार दूरी में हो गए हैं वहाँ ये सारे पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि निश्चित है कि ये कभी एक में जुड़े हुए होंगे। जैसे में ग्लोसोप्टेरिस जो वनस्पति है वो इन क्षेत्रों में, यानी दक्षिण अमेरिका, फॉकलैंड, अफ्रीका, भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सभी जगहों में क्या होता है कि ये ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति और लेमूर प्राणी, ये इनका अवशेष वहाँ पर पाया जाता है। और इस तरह की जो स्थिति यह पाई जाती है यह बताती है कि निश्चित करके यह कभी एक रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कैंडिनेविया के लेमिंग का पश्चिम की ओर जाना। ये लेमिंग एक प्रकार का जीव है जो क्या करता है, स्कैंडिनेविया जो है वो नॉर्वे और स्वीडन और उसमें आ जाता है नीदरलैंड, ये तीनों मिला करके कहा जाता है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में जो लेमिंग है वो क्या करता है कि पश्चिम की ओर चलता है, यानी ये जब ज़्यादा समूह में हो जाते हैं लेमिंग प्राणी तो इनकी आदत में है कि ये पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिम की ओर जब चलते हैं तो निश्चित था कि अब क्या हो जाता है कि ये जल वाले भाग में गिर करके यहाँ निक्षेपित हो जाते हैं। तो यह एक सिद्ध किया जाता है कि हो सकता है कि जब यह पूरा धरती एक साथ जुड़ा हुआ था उस स्थिति में इनको जो हैबिट है कि अपना धरती पर पीछे की ओर पश्चिम की ओर जाना, उसी आदत के अनुरूप अब भी वे ऐसा करते हैं और जल में जलमग्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त होने वाला कंगारू, जो ऑस्ट्रेलिया में आज भी हम लोग जानते हैं कंगारू पाया जाता है। तो यह क्या है कि दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में इसका अवशेष पाया गया है।
ये जो दक्षिण पूर्व ब्राज़ील है, यहाँ पर इसका अवशेष पाया गया है। ये अवशेष जो मिला है वह यह बताता है कि निश्चित ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका ये सारा एक साथ कभी जुड़ा हुआ था, तभी यहाँ पर यह कंगारू जो अब नहीं मिलता है उसका अवशेष, जीव अवशेष पाया गया है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये जोड़ने वाला भी हम लोग जान चुके। तो यह जो पूरी स्थिति है यह बताती है कि हो न हो हमारी पृथ्वी जो आज इस स्थिति में हम देख पा रहे हैं वो कभी एक साथ जुड़ी हुई थी। जो क्या हुआ कि इसमें महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, यानी प्रवाह हुआ, और तब जाकर के ये अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। और इसका अनुमान है कि आगे भी ये क्या होगा कि जिस स्थिति में अभी है वैसी यह रह नहीं पाएगा। कारण कि आज ही हम लोग ध्यान दें अगर, तो अपने भारत का जो हिमालय पर्वत है वह भी क्या हो रहा है, आए दिन बढ़ रहा है। और वैसे स्थिति में भूस्खलन का होना, टूटना, फटना, बिखरना, ये सब क्रिया भी उसके साथ जारी है। बिहार का क्षेत्र जो है वो नेपाल में थोड़ा सा वो भूमि जो है वो इन करते जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर देखें अफ्रीका वाले भाग में, तो यह जो है वो रिफ्ट घाटी है, तो यह भी टूटने से क्रम में आ गया है। यानी इसमें भी लग रहा है कि यह भी टूट करके अलग हो जाएगा। जिस तरह से मेडागास्कर और भारत यहाँ से अलग हो गए, उसी तरह से यह एरिया भी टूट जाएगा। तो यह सारा जो कुछ भी संदेश है यह बता रहा है कि वास्तव में जो हमारी धरती है, हालांकि 1912 में इसको स्वीकार नहीं कर लिया गया। बहुत सारे वैज्ञानिक इस पूरे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का विरोध करते रहे और स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन उनके मरणोपरांत इसको स्वीकार किया गया। कारण यह भी बना कि जो अगला हम लोगों का अध्ययन होगा प्लेट टेक्टोनिक, उसमें इनका काफ़ी योगदान रहा। यानी कहा जाए कि असफल होते हुए भी वेगनर महोदय ने एक पृष्ठभूमि तैयार कर रखी कि प्लेट टेक्टोनिक जो सर्वमान्य सिद्धांत हो गया है उसका एक पटल तैयार कर दिया। तो बच्चों इस तरह से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम लोग जाने, समझे, और अगली पृष्ठभूमि जो प्लेट टेक्टोनिक के लिए उन्होंने रखा था उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग अध्ययनरत रहिए, मन लगा के पढ़िए और खूब आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।